Good evening, students. So today I am again standing in front of you, and I'm not going to waste your time. आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूँगा. And again, few amazing things and facts which you don't know about the known things. आप चीज़ों के बारे में जानते तो हैं, but उनके बारे में जो unknown facts है. चलिए, सबसे पहले simple. You have heard about tides. आप लोगों ने टाइड्स के बारे में सुना है. टाइड्स क्यों आते हैं? ड्यू टू बेसिकली आपको क्या बताया गया? टाइड्स क्यों आते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. ठीक है, इसमें कुछ टीचर्स ने शायद ऐड किया हो मून एंड सन. ओके, मून के साथ सन भी ऐड कर दिया गया हो. सो आज तक जो आप लोगों ने चीजें सुनी है अबाउट टाइड्स, कि टाइड्स क्यों आती हैं? ग्रेविटेशनल पुल है जो मून का, वो ओशियन एंड सीज में जो वाटर है उनको अपलिफ्ट कर देते हैं, उनको उठा देते हैं, जिनकी वजह से टाइड आता है. ऐसा आपको बताया गया, आज तक ऐसा बताया गया, एंड विच इज क्वाइट राइट अकॉर्डिंग टू यू ऑल. ठीक है, ये आप लोगों के अकॉर्डिंग सही है. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए. अगर ऐसा होता है तो ओशियन एंड सीज में यू कैन से जाइगेंटिक अमाउंट ऑफ वाटर है. अर्थ पे देर आर अदर थिंग्स जो उससे मास में, उससे साइज में, उससे वेट में बहुत कम है, तो उनको भी अपलिफ्ट होना चाहिए, जैसे कि स्टोन्स हैं, वुड एंड ऑल, इवन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, लेविटेशन तो हमारा भी होना चाहिए टुवर्ड्स मून. ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज दिस थ्योरी इज टोटली रॉन्ग. ये थ्योरी गलत है. वही मैंने कहा था ना आपसे, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा. हाउ, कैसे, ये आपको दिखाता हूं मैं. So, as you can see here, here is our earth and here is moon. यहां पे मून है और यहां पे अर्थ है. तो डेफिनेट सी बात है, इसका ग्रेविटेशनल पुल है, जिससे कि अर्थ के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बल्ज क्रिएट हो जाता है जो ओशन है. क्योंकि यू नो मोर देन 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. यानी कि अर्थ का जो टोटल सरफेस है उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी, मोर देन 70%. ठीक है, तो ये बल्जेस क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल. ऐसा आपको बताया गया है. तो अगर हम इसमें 3 पॉइंट्स मान लें, अगर अर्थ में 3 पॉइंट्स है, 1, 2 एंड 3. अब ये 3 पॉइंट है, मान लेते हैं ए, बी एंड सी. 3 पॉइंट है, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल किसके ऊपर पड़ रहा है? सी पॉइंट के ऊपर. एग्जैक्टली हम अर्थ के सेंटर को ले रहे हैं, ये वाला पार्ट. एक बार मैं इसको रब कर दूं, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा. 1, 2 एंड 3. ओके,
इन तीनों पार्ट पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है किसका? मून का। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल इस पार्ट पे होगा, इससे कम इस पार्ट पे, इससे कम इस पार्ट पे, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल किस पे होगा? सी पे, उससे थोड़ा कम बी पे, और उससे भी कम ए पे। तो ऐसा माना जाता है, यू हैव हर्ड अबाउट टाइडल फोर्स, आपने टाइडल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि बी पॉइंट से सी और ए दोनों सेपरेट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। टाइडल फोर्स, जो टाइडल फोर्स, एक्चुअली ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ज्यादातर आप फिजिक्स जो भी पढ़ते हैं वो अप्लाइड होती है, क्योंकि जैसे सेंट्रीपेटल एंड अदर फोर्सेस के बारे में आप पढ़ते हैं, इनमें से ज्यादातर फोर्सेस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, बट जस्ट लाइक दैट टाइडल फोर्स भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा, इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी, इस पॉइंट पे उससे कम, और इस पॉइंट पे उससे कम। तो ड्यू टू दैट ये बल्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। नो, इट्स नॉट राइट, ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है, अगर मून की ग्रेविटी अर्थ पे आ रही है, मतलब मून की ग्रेविटी अर्थ पे एक्ट कर रही है, तो एंटायर अर्थ पे एक्ट कर रही होगी। अब मैंने जैसे आपको कहा कि ह्यूमंस लेविटेट, हमें भी लेविटेट होना चाहिए, बाकी जितनी भी चीजें जो ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे उनको लेविटेट होना चाहिए, लेकिन वो लेविटेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक्चुअली यहां पे मून की ग्रेविटी अट्रैक्ट करने की बजाय यहां पे वाटर को स्क्वीज कर रही है। स्क्वीज, अब कैसे स्क्वीज कर रही है? अगर मून की ग्रेविटी यहां पड़ रही है तो मून की ग्रेविटी एंटायर अर्थ पे पड़ रही है। ये जो पोल वाले रीजन्स हैं यहां पे भी ग्रेविटी एक्ट करती है, बट यहां पे जो वाटर है, या यहां पे जो भी वाटर एरिया है, उस पे ग्रेविटी कुछ इस वे में एक्ट करती है, इस डायरेक्शन में। ओके, अब ग्रेविटी जब यहां पे एक्ट करेगी वाटर पे, एज वेल एज यहां से जब दोनों दोनों पोर्शन से ये इसको पुश करती है, और ये पुश करके यहां पे इस तरफ मूव होता है, तो इस यहां पे ये पोर्शन जो है ये बल्ज क्रिएट हो जाता है। एंड सेम यहां पे भी ग्रेविटी कुछ इस वे में ही एक्ट करती है, यानी कि ये वाला पोर्शन स्क्वीज हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला पोर्शन स्क्वीज हो रहा है जिससे यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है, एंड ये काफी कम होता है। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मून से ग्रेविटेशनल फोर्स सन का 178 टाइम्स ज्यादा है। 178 टाइम्स ज्यादा सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन ग्रेविटी, बट ये हम पे इतना वर्क क्यों नहीं करता? क्योंकि मून से हमारा जो डिस्टेंस है, दैट इज, कितना डिस्टेंस है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप एज्यूम करते हो 3,85,000 किलोमीटर, ऐसा आप एज्यूम करते हो। मैंने कहा आपको फैक्ट्स, डेफिनेट सी बात है, फैक्ट्स बताऊंगा। सो सन से हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्या होता है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा ग्रेविटी का इंपैक्ट उतना कम होगा। अब अमेजिंग फैक्ट की बात की थी मैंने, अभी अमेजिंग फैक्ट्स तो बताने बाकी। अब आपने सुना होगा स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। ये दोनों क्या है? स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड क्या है? देखिए, अब मून एंड अर्थ मैंने एक ही लाइन में, मतलब इनका अलाइनमेंट सेम है। अब यहां पे हम क्रिएट करते हैं, इनको रब कर देते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। दिस इज सन। ओके, अब इनकी अलाइनमेंट एक है। ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून, ये दोनों अर्थ पे पड़ रही, मतलब अर्थ के ऊपर सन और मून दोनों की ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो यहां पे सन की ग्रेविटी जो है वो स्प्रिंग
अफेक्ट क्रिएट करती है, सन की ग्रेविटी स्प्रिंग अफेक्ट क्रिएट करती है, जिस वजह से यहां पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, मून के साथ इसकी ग्रेविटी एक्यूमुलेट होके अर्थ पे पड़ती है, जिसकी वजह से जो यहां पे टाइड क्रिएट होती है दैट इज स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड जो कि एक हाई टाइड है, और ये नॉर्मल हाई टाइड से ज्यादा, यानी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब स्प्रिंग टाइड आती है तो जो ओशियन एंड सीज का जो वाटर है वो ज्यादा राइज होता है नॉर्मल टाइड से। अब हम बात करेंगे, एक तो स्प्रिंग टाइड हो गया, नेक्स्ट है नीप टाइड। नीप टाइड, व्हाट इज नीप टाइड? अब आपको पता है जिस तरह से अर्थ सन की चारों तरफ रेवोल्यूशन परफॉर्म करती है, जस्ट लाइक दैट मून भी रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है अर्थ के सराउंड। एंड मैंने कहा था कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा आपको, तो अमेजिंग फैक्ट्स होने भी चाहिए। सी, मैंने कहा आपको अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा, डेफिनेटली यू विल बी अमेज्ड टू नो मून को रोटेशन और रेवोल्यूशन परफॉर्म करने में सेम टाइम लगता है 27 डेज। इट इज एग्जैक्टली और आइडेंटिकली नॉट सेम बट 27 डेज रोटेशन और रेवोल्यूशन परफॉर्म करने में। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों परफॉर्म करता है, बट जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। रेवोल्यूशन मींस जब ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। यहां पे भी इसका ऑर्बिट भी कैसा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट ही है इसका। ये 27 डेज में एंटायरली, हम वो जो न्यू मून एंड फुल मून की बात करते हैं, हम अमावस्या, हिंदी में हम कहते हैं अमावस्या एंड पूर्णिमा, तो 27 डेज प्लस यू कैन से 27 डेज, कई बार ज्यादा कम ज्यादा हो जाता है, 2-3 डेज का डिफरेंस आ सकता है मैक्सिमम, इसमें आ सकता है डिफरेंस, बट इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। सो 27 डेज इसको रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों में लगते हैं, बट रोटेशन इसका, रोटेशन की स्पीड यूनिफॉर्म है, रोटेशन की स्पीड यूनिफॉर्म है, बट रेवोल्यूशन की स्पीड, रेवोल्यूशन, दिस इज रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इसका घूमना है, तो रेवोल्यूशन की स्पीड में चेंज आता है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, कई बार कम और कई बार ज्यादा होती है। वो कब होती है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो अभी पहले हम देख लेते हैं, हमने स्प्रिंग टाइड समझ लिया था, अब हम नीप टाइड को देखते हैं। नीप टाइड का होता है, अब मून की पोजीशन यहां से हटा देते हैं, अब मून की पोजीशन यहां है, कोई बात नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पे लिखा होने से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो मून, ठीक है, अब मून ये एक लाइन में नहीं है, अब मून क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यहां पे एक परपेंडिकुलर क्रिएट हो गया। अब मून की ग्रेविटी यहां पड़ रही है, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को यहां से, और सन की ग्रेविटी यहां से, तो सन की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी को कट कर देती है, या यू कैन से सन की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी को नल एंड वॉइड कर देती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो टाइड क्रिएट होती है वो नीप टाइड होती है, यानी कि इसका इंपैक्ट उतना नहीं होता जितना स्प्रिंग टाइड का होता है, यानी कि इस टाइम पे जो ओशियन एंड सीज का जो वाटर रेज होता है वो उतना नहीं होता जितना स्प्रिंग और नीप टाइड में होता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं खुद ही पुटअप कर रहा हूं आपको। तो अगर इस तरह से सारी चीजें होती हैं तो बाकी चीजों में, जैसे हम कहते कि पॉन्ड्स है या अदर स्मॉलर वाटर बॉडीज हैं, उन पे ये इंपैक्ट, ये टाइड्स क्रिएट क्यों नहीं होते? टाइड्स बेसिकली
12.5 आवर में एक बार आता है जो टाइड है, यू कैन से 12.5 आवर में एक बार। सो अब ये जो छोटे मोटे पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज है, इन छोटे मोटे पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज में इसका इंपैक्ट क्यों नहीं दिखता? इन पे भी इसका इंपैक्ट होता है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि ग्रेविटी अगर एक्ट करेगी किसी भी बॉडी के ऊपर जो अर्थ पे है, किसी भी बॉडी पे अगर ग्रेविटी एक्ट करेगी तो ग्रेविटी इक्वली एक्ट करेगी। बट क्या होता है इसमें, जो छोटी वाटर बॉडीज, छोटे पॉन्ड्स हैं जो, इनमें 0.1 mm इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जो कि वाटर रेज होता है, जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं है। एज वेल एज बड़ी जो लेक्स हैं, बड़ी अदर जो वाटर बॉडीज है विच आर क्वाइट स्मॉलर देन सीज एंड ओशियंस, उनमें रेज होता है, वाटर रेज होता है, बट आपको विजिबल नहीं होता। हार्डली 1 mm 2 mm और लिटिल बिट मोर देन दैट, बट वो विजिबल नहीं होता। सो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर, आज आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वाटर रेज ना होने की बजाय स्क्वीज होता है। वाटर रेज ना होने की बजाय जो ग्रेविटी है, सन मून की ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे जो ओशियनिक वाटर है उसको स्क्वीज करती है, और इनका फोर्स पड़ता है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे बल्ज क्रिएट होता है इन दोनों एंड्स पे, क्योंकि ग्रेविटी इक्वली वर्क करती है। एंड मैंने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस, जो इनमें डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये क्यों हुआ? टाइडल फोर्स की वजह से। सो आई वुड लाइक टू